प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन ज़्यादा कर रहे हैं। आप अपने हैंडराइटिंग के लिए अपने जो भी बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको प्रयास तो करते ही हैं। साथ में अपने पेपर को लिख लिख के अपने मॉडल सेट की तैयारी भी करते होंगे। जो अपने को ने मॉडल सेट दिलवाया था, जिससे 5 मॉडल सेट थे। फिर आपके पास PYQ क्वेश्चन बैंक है, तो आप क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट को आप लिख के थोड़ा सा अपना एग्जाम डेली टेस्ट दीजिए। चाहे उसमें से कोई क्वेश्चन याद ना हो तो उसका आंसर आप बाद में देख भी सकते हैं, लेकिन लिखे ज़रूर। हो सकता है कि आपको लिख जाने के बाद भी आपको याद रहे। बच्चा अभी कोई चीज़ें देखना, लिखना, सीखना, इसमें मैं अच्छा मानता हूँ, एक त्यौहार मानता हूँ, पर्व मानता हूँ। एग्ज़ाम के दिन चीट करना ये अपनी सभ्यता में नहीं है, संस्कृति में नहीं है। हमने ऐसा नहीं किया था, तो हम नहीं चाहते कि अपने प्यारे बच्चे जाके नकल करें। ये अच्छा नहीं देता लगता है और ये अच्छा है भी नहीं। जो आएगा अपना परिश्रम पे आएगा और बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर। बोले तो सर अपनी गोदली भाग दू आज ख़त्म होने के कगार पर है। मात्र हम लोग 2 कदम दूर थे, तो आज कल हमने क्या किया बच्चा जी, हमने रात में ये पढ़ा था और लेक्चर आपको मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चे सारे का मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, काव्य खंड का अलग और गद्य खंड का अलग। आप सारे इसको एंजॉय कर रहे होंगे आराम से। बहुत कम समय आपका लेक्चर में तैयारी करा रहा हूँ। तो आज भी एक छोटा सा कविता है और जीवनानंद दास जो बंगाल के रहने वाले हैं, इनकी जो बंगाल की मिट्टी जो है, जो बंगाल के प्रति इनके जो प्रेम है, वो दिखता है इस काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से। नाम ही रखे हैं उन्हें शीर्षक का, लौट कर आऊँगा फिर। वो फिर जैसे ऐसा लगता है कि जैसे एक बार जीवन खत्म होने के बाद फिर आने की, फिर से बंगाल में ही आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 148 पर चलेंगे और पहले हम पढ़ेंगे जीवनानंद दास के बारे में काव्य परिचय, और अगला लेक्चर आएगा आपका मेरे बिना तुम प्रभु। इस तरह से हो जाएंगे हमारे चैप्टर पूरे पूरे फिनिश। आपकी ड्यूटी बनेंगे जल्दी जल्दी नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका आज 21 तारीख हो गया, कल 22 हो जाएगा। तो मैं अपने तरफ से बहुत अच्छे कुशल टाइम पर आपको नोट्स दे रहा हूँ, ताकि बच्चे इस टाइम में पढ़ के अच्छा स्कोर करेंगे। पिछले चैप्टर का रिवीजन भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। चलिए शुरू करते हैं। कथा की पूछेगा कि इनमें से बंगाली कवि कौन है, तो भाई बंगाला के कवि, ये बंगाल कवि पूछेगा तो यही है अपना, कौन है, जीवनानंद दास है। ठीक है सर। कहता कि इनका जन्म पूछ लेगा तो भाई 89 में बताइएगा। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। रविंद्रनाथ के बाद ये बंगाल साहित्य के दूसरा व्यक्ति थे जिन्होंने काव्य आंदोलन को, जिन लोगों को योग्य नेतृत्व प्रदान किया। ये दूसरे रविंद्र ठाकुर के बाद इनका स्थान है। उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास ही हैं। सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है? जीवनानंद दास है। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि रविन्द्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य, स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कवि की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रविन्द्रनाथ ठाकुर को चैलेंज करना इन लोगों के लिए बहुत बड़ा कठिन कार्य था। फिर भी इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही है। उन्होंने बंगाल के जीवन में रस भरकर उसकी जड़ों को पहचान कर उसे अपनी कविता में स्वर दिया। उन्होंने भाषा एवं दृष्टिकोण से नई शैली एवं सोच एवं जीवन दृष्टि की प्रतिष्ठित है। पहले तो बच्चे जितने बंगाल के लोग हैं उनको हिंदी बहुत कम आती है, बहुत कम। आप जाके देखिएगा, मैं बहुत सारे बंगाल के दोस्तों के साथ बाहर में, जब मैं बाहर में था काम किया, उनको हिंदी से बहुत प्रॉब्लम थी, उनको हिंदी बहुत कम आती थी। कभी कभी मुश्किल से बोल लेते तो लिखना उनके लिए बहुत दिक्कत था। उनको इंग्लिश और बंगला अच्छे से आता है। तो इस कविता को भी बच्चा जी बंगला में लिखा गया था, इसको रूपांतरित किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इससे लौट कर आऊँगा फिर कविता का रूपांतरण किसने किया है, तो हम बात करते हैं प्रयाग शुक्ल ने किया था। तो इसको हम थोड़ा नीचे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। कहते हैं कि उस कविता में अपनी स्वर दिया उन्होंने भाषा दृष्टिकोण से। ठीक है, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में कि भाई इनकी मृत्यु कितने साल में हो गई थी, तो ये मात्र 55 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। एक दुर्घटना हुई थी, एक मार्मिक दुर्घटना हुई थी, जो सन 1954 में इनका हो गया था मृत्यु। 99 में जन्म लिए थे, यानी 1890 में 18 पूरा 19 समझ लीजिए, और 54 में इधर 1 साल उधर, 54 55 साल हो गया। तब तक सिर्फ जब मरे बच्चे जिनका एक्सीडेंट हो गया अचानक 55 साल की ही अवधि में, तो सिर्फ ये 6 काव्य का संकलन प्रकाशित हो चुका था। कौन कौन सा बच्चा जी? एक तो हुआ था बच्चा जी इनका जरा पलक। पूछा जाएगा जरा पलक किसकी रचना है, तो बताइए किसकी काव्य संकलन है, तो जीवनानंद दास की। धूसर पांडुलिपि किसकी काव्य संकलन है? वनलता सेन इनकी बहुत फेमस थी। महापृथ्वी
सतट्टी तरार तिमिर कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5 और एक है इनका बच्चा जी जीवनानंद दशेर श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य भी संकलन हुए मरने के बाद, जैसे कि रूपसी बांग्ला। कौन सा बच्चा जी? रूपसी बांग्ला, बेला अलबेला, बेला अबेला, कल बेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुआ। जब मर गए तब मरे थे तो मात्र 6 ही हुआ था। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियाँ और 13 उपन्यास। ये भी अच्छा पॉइंट से हम याद रख सकते हैं। जब वो मर गए तो उसके बाद मरने के बाद बची 100 कहानियाँ लगभग और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए थे। मरने के बाद इसको पब्लिश किया गया था। मैंने बताया था बच्चे थे वनलता सेन के बारे में। वनलता सेन इनकी एक काव्य संकलन है, कहते हैं वनलता सेन काव्य ग्रंथ की। वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग, किसके युग बच्चे जी? रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दी गई। वस्तुतः यह कविता बहुयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निम्नलिखित बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को बच्चा जी 1952 में, इनके मरने के बाद ही, नहीं सर जिंदा थे तभी, 54 में तो मृत्यु हुई थी, 52 में 2 साल पहले श्रेष्ठ काव्य को पुरस्कार भी इनको दिया गया था। अब पढ़ते हैं कविता के परिचय। कहते यह जो कविता है बच्चा जी, लौट कर आऊँगा फिर, यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा इसे भाषांतरित किया गया है। कभी पूछा कि लौट कर आऊँगा फिर कविता को भाषांतरित किसने किया है, अनुवाद किसने किया है, तो आप जीवनानंद दास को मत मार देना। जीवनानंद दास इसके राइटर हैं, भाषांतर नहीं किए थे। उनको भाषा का अंतर ये बांग्ला से हिंदी में किसने किया था, तो प्रयाग शुक्ल ने किया था। और यह अत्यंत लोकप्रिय बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि अपनी मातृभूमि के पर, देखो अब यहाँ से शुरू कविता का भाव आई थी, उसका सारांश अपनी मातृभूमि से उनके बहुत प्रेम है व्यक्त करते हुए बंगाल के नए सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों को संकेतित रूप में कविता में विन्यस्त हैं। ईश्वर कहता इस नश्वर जीवन के बाद, हम लोग नश्वर है बच्चा जी, मर जाना है, हमें इस पृथ्वी से हमें चले जाना है, इस जीवन को हम लोग त्याग देंगे एक ना एक दिन। फिर भी कवि की लालसा है कि मैं आऊँगा जरूर अपनी मातृभूमि में। इसीलिए कहते हैं बार बार कि मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम है इनको, कहते हैं कि मैं लौट कर आऊँगा, भले कोई मेरी योनि बदल जाए। मतलब कि 84 लाख योनि है, इतनी प्राणी है सृष्टि में, उसमें से कोई मुझे एक दूसरा रूप मिल जाए, मुझे कौवा का रूप मिल जाए, मुझे सारस पक्षी का रूप मिल जाए, मुझे अन्य कोई उसमें का प्राकृतिक रूप मिल जाए, लेकिन मैं लौट के आऊँगा तो जरूर। अपनी बहुत एक दृढ़ तपस्या संकल्प बताते हैं कि मुझे लौट कर आना है, इसीलिए रखा गया नाम चैप्टर का लौट कर आऊँगा फिर। तो जो हमने पढ़ा बच्चा जी, एक बार इनके हम प्यारे से एक बार नोट्स बना लेते हैं और चलते हैं जल्दी से एक बार, वही हर बार की तरफ से 20 से 25-30 मिनट के अंदर में चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। आपको तो बिल्कुल परेशान होने ही नहीं है। चलिए तो नोट कीजिए फटाफट से इन सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाई राइटिंग में थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ तक मुझे उम्मीद रखा है, मुझे लग रहा है। चलिए अब पढ़ते हैं चाहिए हम लोग कविता परिचय। क्या पढ़ते हैं चाहिए? कविता परिचय। तो कविता परिचय में आपको क्या लिखना है? कविता परिचय में वही हर बार की तरह सर जी जगह छोड़ दी है, तो बाद में सर जी तो लिखिए लेंगे क्योंकि समय बचाना है। अब का परिचय में आप यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपको हर हाल में लिखना ही लिखना है। सर जितना बोलते हैं आप उतना जरूर लिखोगे, आपके भैया जितना बोलते हैं आपको लिखना ही लिखने। प्यारे जी, आप प्यारे बालक हो, सर जी नहीं चाहते हैं कि आपके एक भी मार्क्स कट जाए एग्जाम में। अब जितना अच्छा स्कोर लाओगे कहीं ना कहीं अपना ही नाम होगा, अधिक से अधिक बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, और मुझे खुशी होगी कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को जीवन में अच्छे मार्क्स लाने में महत्वपूर्ण करूँ, साथ में उनको एक संस्कार के साथ में। सिर्फ नंबर लाना ही नहीं, बच्चे जब तक कहीं सेलेक्ट ना हो जाए उसके लिए यहाँ पर बेस फाउंडेशन तैयार की जा रही है। आप देखे होंगे साइंस और सब कुछ इतने डिटेल में किया गया है, अन्य यूट्यूब पर नहीं किया गया है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, सिर्फ उन लोग के पास क्या था, एक छोटा सा टेलर दिखाएंगे, फिर बोलेंगे आइए मेरे ऐप पर कोर्स पर। अपने पास ऐसा कुछ नहीं, जो भी कंटेंट है प्योर ऑफलाइन है और प्योर उसको यूट्यूब पर पब्लिश किया गया है। तो वीडियो को जल्दी से अधिक जरूर शेयर करना प्यारे जी। चलिए हम शुरू करते हैं कविता। तो हम इसको 2 भाग में और लिखवाऊंगा आपको।
पहले अब तो हेडिंग डाल ली हम क्या, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के अर्थ को लिखवाऊंगा और इसको मैं पहले पढ़ते ही चल रहा हूँ, एक बार सुनिएगा ध्यान से, एक बार में समझ में आ जाएगा। बहुत सरल और आसान कविता है ये। कहते खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौटकर, एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, हो सकता है मैं मनुष्य रूप में ना हूँ, लेकिन अबीबल एक पक्षी का नाम है, एक छोटी सी काली काली चिड़िया होती है बंगाल की, उसको बोले उसके रूप में या कौवा के रूप में या भोर का फूटेगा या जब सुबह सुबह होगी नई किरण आएगी तो उसके रूप में मैं आऊँगा तो जरूर। कहते हैं कुहारे को पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग मतलब जो भी ये कुहारे होते हैं और सुबह किरण फिरती है तो उसमें कुहासे में की छाया में मस्ती में झूमते हुए आऊँगा जरूर। पेंग भरना मतलब झूमते हुए आऊँगा जरूर, लेकिन आने की तो भाई पूरी 100% गारंटी दे रहा हूँ, आऊँगा जरूर भैया। फिर कहते हैं कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, या कोई जैसे कि कोई किशोरी अपने पैरों में लाल लाल जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं अपने पैरों में कथक सब सीखती हैं, घूंघट बांध के पूरा तक दिन करती हैं, नाचती हैं, वैसे शोर करते हुए घुंघरू पैरों में तैरता रहूँगा, बस उसी तरह मैं हंस बनकर दिन भर पानी में तैरता रहूँगा। जहाँ जहाँ हरी भरी घासों की खुशबुआँ होंगी उसमें आऊँगा जरूर। यदि नदियाँ मैदान सब हमें बुलाएंगे तो मैं आऊँगा जरूर। और कहाँ पर जहाँ पर सुगंध होंगी खुशबुआँ होंगी अपनी हरी हरी प्रकृति का, नेचुरल की बात, यहाँ पर संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिसे नदी धोती रहेंगी पानी तो इसे हरे 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 सजल किनारे पर जो भी ये सुंदर सदृश्य होगा वो बुलाएंगे तो उसके किनारे पे मैं जरूर आऊँगा। ऐसी इनकी लालसा है, इच्छाएं हैं। चलिए तो इस जो भी कविता हमने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक आप एक बार पंक्तियाँ नोट करेंगे बच्चा जी। बोले सर कितना कविता लिखा था, कहानी थोड़ी लिखवा रहा हूँ प्यारे जी। अब तुम लाइन एक बार लिखो तो लाइनें आपको दिमाग में याद रहेंगी। यहाँ से यहाँ तक लाइन नोट हो गया, इसको मैं एक बोला हूँ और इस जितना एक था इसका मैं अर्थ भी आपको लिखवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने हंस लिखा है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिखे हुए अक्षर को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। इतना ही आपको एक मेरे लिए कसर करना है, एक छोटी सी दुआ करनी है। चलिए हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पैराग्राफ पे। कहते हैं कि भाई चलो ये सब तो था ही। अब कहते हैं शायद तुम देखोगे एक हवा की साथ उड़ते हुए उल्लू, जब देखते हैं हवा में उल्लू उड़ता है, या तुम देखोगे शायद उल्लू उड़ते हुए जब कपास के पेड़ पर बैठकर बोली बोलता है, डरावनी बोली बोलता है, उसके रूप में तुम मुझे देखोगे। या तुम देखोगे कि भाई कोई बच्चा घासीली जमीन पर हरे भरे घास की जमीन पर बच्चा मुट्ठी से पका हुआ चावल फेंकेगा, उसके रूप में देखोगे। या शायद देखोगे तुम रूपसा की गंदगी जो नदी के जो गंदे पानी है उसमें बच्चा जो नाव अपने हाथ से बनाकर उसमें नाव चलाता है, उसे फिरते नाव को खेता है, उसके रूप में देखोगे। या लौटते रंगीन बादलों के बीच सारस पक्षी जो अंधेरा में आता है, या उसके बीच तुम मुझे देखोगे तो जरूर देखना मैं लौट कर आऊँगा जरूर, तुम देखना। इन सब रूपों में आने की एक बहुत दृढ़ इनकी संकल्पना जाहिर कर रहे हैं। तो जो दो वाले था वाला भी आप पंक्ति नोट करेंगे, कविता है यहाँ से यहाँ तक, और इसके हम पंक्ति को भी अपने भावार्थ नोट्स में जरूर लिखना है प्यारे जी, ताकि आपका यही एक बेस बनेगा, कविता को समझने में अच्छा काम करेगा। यहाँ पर बताने लिखा हूँ, लालसा को बताते हुए सॉरी प्यारे जी। चलिए हो गया। अब आते हैं, मैं आपके लिए थोड़ा एनसीईआरटी से कुछ प्रश्न कराने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है बच्चे जी अपना अभ्यास का, कवि किस तरह के बंगाल की में एक दिन लौट कर आने की बात करता है। अब देखिए बच्चे, हम चाहेंगे तो खुद से आंसर भी इसके कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार करा दी जाते हैं, बच्चे को थोड़ा बेस मिल जाएगा। बाकी एग्जाम में अपने भाव में थोड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो पहले प्रश्न का आंसर आप लिखिए जल्दी से अपने नोट्स में। दूसरा प्रश्न है, कवि जीवनानंद क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। तीसरा प्रश्न है प्यारे जी, अगले जन्म में बंगाल में क्या क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, क्या क्या बनने की इच्छा है। तो ये उनकी इच्छाएं थी अगले जन्म में प्रकट होने की।
चौथा प्रश्न है प्यारे जी की, कभी किन के बीच अंधेरों में रहने की बात का आशय स्पष्ट करता है? किन के बीच? चौथे प्रश्न को देखेंगे आप। तो जो सारस पक्षी था ना, उसके बीच में बोले थे, जो अंतिम पंक्ति था कविता का, उस लाइन से है क्वेश्चन ये। प्रश्न संख्या 5 है, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। छठा प्रश्न है प्यारी जी अपना कि कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट करें। बहुत खांसी परेशान किए हुए हैं। अपना 7वां प्रश्न है प्यारे जी कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। हो गया। और अपना अंतिम जो कविता के साथ वाला आखिरी है, कभी अगले जन्म में मनुष्य होने में संदेह क्यों करता है? क्योंकि भाई ये जानते हैं कि हम लोग नश्वर हैं। तो ये 84 लाख प्राणी है, योनि है, उसमें पुनः जन्म लेना कि मनुष्य में होना संभव नहीं है। एक बार हम जन्म लेते, इसीलिए बच्चे जी बोलता हूँ कि आपके पास एक ही बार टाइम है, आप अच्छा रिजल्ट लाओ, कुछ भी करो, एक बार टाइम है। वन मोर नहीं हो पाएगा, वंस मोर है बच्चे, एक ही बार ये है। अब तुम दोबारा वंस मोर कुछ भी बोलो, समस्या नहीं। मतलब बच्चे जी एक बार जो करोगे ना, यही इतिहास है, यही जीवन है। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बच्चे जी हम लोग लेकर आए हैं, लेकिन कभी कभी हम लापरवाही में समझते हैं कि बहुत ज़िंदगी लंबी है, चलो हम कुछ भी करते हैं। ऐसा नहीं है प्यारे जी। आपके पास जो भी करना है उसके लिए कुशल टाइम है, और इसमें ही आपको सब कुछ करने चाहिए। सर इतने ज्ञान की बातें क्यों बताते रहते हो? बच्चे ये अपना यही काम है, अपना यही धर्म है, इसलिए मैं ऐसी बातें बोलता हूँ, ताकि मेरे बताने से किसी बच्चे ने अच्छा काम किया तो मुझे खुशी होगी, उस बच्चे को भी तो जीवन संवरेगा ही संवरेगा। आइए कुछ प्रश्न अब MCQ की बात करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। अभी तो बच्चे जी चलिए इसको लिख ले तो कोई बात नहीं, अभी कुछ और इसके प्रश्न बच गए हैं, इसको लिख लीजिए, उसके बाद करते हैं इसको। हो गया, इसका ऑप्शन B होगा। अब बच गए बच्चे ये प्रश्न वाला, बनकर शायद हंस में किशोरी, इसका मैं तो भावार्थ लिखवा दिया हूँ, वहाँ से इसका लिख लेना। इसका भी अब खुद से कर लीजिएगा अगर एग्जाम में आता है, इसलिए पहले नोट्स में भावार्थ लिखवाता हूँ कि भावार्थ अब यहाँ काम आए। चलिए अब ये कविता के आसपास है तो बिल्कुल ये रहने दीजिए। लेकिन ये भाषा की बात, लिंग निर्णय परिवर्तन में आवश्यकता पड़ने वाले समानार्थी शब्दों का भी प्रयोग करें। तो ये कुछ शब्द, जो ये वाला भाषा की बात है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, ये एग्जाम की दृष्टि से व्याकरण के खंड से बहुत जरूरी है, तो इसको करना इम्पोर्टेंट है। तो मैं भाषा की बात वाला करा देता हूँ। चलिए उत्तर लिख लें इसका, 2 वाले का भी पूरा लिख लें और 3 का भी। हो गया। इस तरह से व्याकरण खंड भी खत्म होते हैं। चलिए अब जो MCQ करना था उसको कर लेते हैं पूरा। एक तो अपने कर लिए और भी करते हैं। चलिए ये तो हो चुका है। चलिए अच्छा प्रश्न है कि इसको अनुवाद किसने किया था? तो भाई प्रयाग शुक्ल ने। किसने किया था? प्रयाग शुक्ल ने। जीवनानंद तो भाई इसके लेखक हैं। लौट कर आऊँगा फिर प्रमुख वर्णन विषय क्या है? तो ये ऑप्शन D हो जाएगा, बंगाल की संस्कृति का है। चलिए कुछ प्रश्न मैं लिख के लाया हूँ, अगर इसमें जो क्वेश्चन हो चुका है उसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक और 2 हो चुका है, कोहरे के पालने में छाया तक, ये किस कविता का है? तो ये भी आप बता सकते हैं। इसके एडिटर कौन है? तो जीवनानंद दास हैं। जीवनानंद ये वाला न है, ये ऑप्शन B होगा। जरा पालक साहित्य की कौन विद्या है? देखो विद्या पूछ लिया तो क्या था वो? काव्य संकलन था। क्या था? ये आपके मॉडल सेट में दिया गया है। जरा पालक किसकी रचना है? कुंवर नारायण धीरमन की। तो ये जीवनानंद दास की है। जीवनानंद दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि हैं? बंगाल के किस काल के? तो ये रविंद्रोत्तर काल के हैं। ठीक है, चलो और प्रश्न है मेरे पास। 7 नंबर, 8 नंबर, 55 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो ये बंगला भाषा के कवि हैं। जिस कविता को तो रूपांतरण किया गया, लौट कराऊंगा फिर कविता के कवि कौन है? तो जीवनानंद दास है। इसका भाषांतरण किए थे कौन? प्रयाग शुक्ल ने। अब वही NCERT वन शॉट, एक बार आपके सारे MCQ करा दिए जाए। एक चैप्टर और बचता है, तो चलिए इसको मैं आज ही देखता हूँ बच्चे जी। आज शाम वाला लेक्चर में उसको अपलोड कर दिया जाएगा। आपके पास भी टाइम, जब जल्दी कीजिए। आपके पास पहले तो हिंदी का ही परीक्षा है तो करना। वर्णिका का आप सीरीज आ रहा है, इसके बाद वर्णिका का नंबर है। चलिए उसके बाद आपको हम पूरा करा देंगे ये वाले व्याकरण खंड पूरे। चलिए तो ऑप्शन A, बंगाल के सबसे सम्मानित और चर्चित कौन थे भाई? तो ये जीवनानंद दास थे। कवि जीवनानंद दास के अगले जन्म में क्या क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? अभिबल, हंस, कौवा, सभी। इसमें तो सब हो जाएगा।
3, 4, 5। जीवनानंद किस भाषा का कवि है? तो भाई बांग्ला भाषा का कवि है। जीवनानंद की कृति नहीं है तो जरा पलक है, वनलता सेन है, धासप, ये नहीं है। ये तो मैं कहीं देख इसको जिन अब देखिए अब था ही नहीं। पाठ्य पुस्तक के लिए जीवनानंद की कविता अनुवाद किसने किया? तो भाई ये प्रयाग शुक्ल के सतरी तराट तिमिर किसकी कृति है? तो ये भी जीवनानंद की है। लॉर्ड गंगाधर की कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो कपास के पेड़ पर। कहाँ बोलता था बच्चे जी? जाके देखिएगा, मैं भावार्थ में लिखवाया हूँ, कपास पर बिल्कुल बच्चे की डराएगा उसके रूप में आ सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चन जल्दी आप कीजिए भाई। सबसे ज़्यादा आप ऊपर है जा रहे हैं, इतना तो गारंटी है। चलो 29 क्वेश्चन है, सब पे मैं मार्क लगा दिया हूँ, आप आराम से सब कर लीजिए। मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किस रूप में आने की बात कर रहे थे? कौवा, हंस, उल्लू, सारस, ये था। रूपसा क्या है? एक बंगाल की नदी है। चलिए इधर देखेंगे, इधर के सारे प्रश्न पूछे गए हैं तो आराम से कर लीजिएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता का भाषांतरित किसने की गई? तो भाई ये प्रयाग शुक्ल द्वारा, उसी को भाषांतरित या अनुवादक कुछ भी पूछ लेगा। जीवनानंद दास की कविता का प्रबुद्ध आलोचक द्वारा रविंद्र युग की श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दी गई, वो नलता सेन को। किसको बचे जी? नलता सेन को। 23 का भी होगा, एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। 23 बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सही है। चलिए, जहाँ गंदी गरीबास होगी पंक्ति कहाँ की है? तो बहुत आसानी से बता देंगे। तो इस तरह से बच्चे आपके सारे इस सप्ताह के सारे जितने संभावित प्रश्न थे इसको भी हमने हल किया, पूरे क्वेश्चन में हमने हल किया, कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को भी हमने बात की। तो चलिए आज स्वागत, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि कम समय बच्चों का तैयारी अच्छा से अच्छा हो जाए और एक अच्छा सटीक आंसर उनको बच्चे को मिल जाए। धन्यवाद।